नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन। ये जो चैप्टर है इकोलॉजी का एक चैप्टर है, क्लास 12th की। दो चैप्टर हम पढ़ चुके, आज तीसरा चैप्टर है और एक चैप्टर फिलहाल हमारा और बच रहा है जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे, जो नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का टारगेट हमारा ये है कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर अपन एनसीईआरटी के अंदर जितनी सारी बातें हैं उसको एक ही क्लास में वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। हर एक चीज मैं आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करूंगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, आपसे निवेदन रहेगा क्लास को अंतिम तक देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद बस थोड़े से रिवीजन की आवश्यकता है, बाकी कोई आपको इधर उधर जो है वो माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करें। ऑलरेडी हम काफी लेट हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज भी हैं, लेकिन बच्चों क्या करूं, देखो मुझे ये शौक थोड़ी है कि मैं आपका कोर्स डिले करूं, है ना। कोई मुझे शौक नहीं है। एक व्यक्ति की कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो नहीं करवा पाता है ना, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में भी नहीं है वो चीज। बाकी मैं इसमें बिल्कुल खुश नहीं हूं कि मैं आपका कोर्स डिले करूं। इस कोर्स को मैं कब तक का कंप्लीट करवा चुका होता, लेकिन कहते हैं ना कुछ जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन अब अपन शुरू करने जा रहे हैं फाइनली। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट में बता देना। चैनल पर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो, बिंदास आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, जैव विविधता संरक्षण। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जैव विविधता की परिभाषा यानी कि जैव विविधता होती क्या है उसके बारे में ध्यान से समझना है। फिर जैव विविधता तीन प्रकार की होती है, वही जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अलग अलग लेवल पर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। फिर बायोडायवर्सिटी के प्रकार, जो तीन प्रकार हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर हमें देखना है कि विश्व की जैव विविधता कितनी है। फिर हमें देखना है भारत की जैव विविधता कितनी है। फिर हमें जो है वो जैव विविधता का एक पैटर्न दिखाई पड़ता है, यानी कि पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद में हमें जो है वो क्या देखना है, बायोडायवर्सिटी लॉस यानी कि जैव विविधता क्षति, उसके क्या क्या मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता में हानि हो रही है। उसके बाद जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण जो है उसमें हमें दो चीजें देखनी है, एक तो संरक्षण क्यों करना चाहिए और दूसरा कैसे करना चाहिए। ये इस पूरे चैप्टर का सार है। इस प्रकार से चीजें हमें पढ़नी है और एक एक करके अब हम देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता एवं संरक्षण, और उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जैव विविधता। क्या लिखेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। क्या होती है जैव विविधता। सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है कि जो जैव विविधता शब्द प्रचलन में लाए उन वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड विल्सन। ये शब्द प्रचलन में लाने वाले वैज्ञानिक कौन है, शब्द जो है वो प्रचलन में कौन लाए, शब्द प्रचलन में लाए एडवर्ड विल्सन। तो ये वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड विल्सन। ठीक है, पहला सवाल यहां से ये बनता है कि जैव विविधता शब्द को प्रचलन में लाने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, एडवर्ड विल्सन। याद रख लोगे, एडवर्ड विल्सन जैव विविधता शब्द दिया, या एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को प्रचलन में लाया। अब जैव विविधता की परिभाषा क्या है, जैव विविधता की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जैव विविधता होती क्या है, सॉरी जैव विविधता शब्द किसने दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ी सी लाइट चली गई है, नॉर्मल है या मैं चेंज करूं, दिख रहा होगा है ना। जैव विविधता शब्द जो है वो किसने दिया, एडवर्ड विल्सन ने। अब जैव विविधता होती क्या है, जैव विविधता का मतलब क्या है, तो जैव विविधता की परिभाषा एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। परिभाषा ये है कि किसी स्थान पर या किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, मैं एक शब्द पे जोर दे रहा हूं, विभिन्न जीवों की संख्या वो क्या कहलाती है, जैव विविधता।
अब जैव विविधता शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी इसकी परिभाषा छुपी हुई है। जैव विविधता, जैव का मतलब जीव, विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं वो जैव, और विविधता का मतलब होता है वेरिएशन, यानी कि जीवों के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलती है, जीवों के अंदर जो भिन्नता देखने को मिलती है, जितने प्रकार के जीव ज्यादा होंगे वो उसकी जैव विविधता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे समझ में आएगा, आप बने रहे। पहले परिभाषा में लिख देता हूं कि किसी दिए गए स्थान पर, किसी दिए गए स्थान पर, किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले, दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। विभिन्न जीवों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। विभिन्न जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो ये जैव विविधता की परिभाषा है। अब इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे, मतलब कंपेयर करके समझेंगे। मान लो मेरे पास ये यहाँ पे लिखा गया है कि किसी दिए गए स्थान पर, तो ये मेरे पास कोई स्थान दिया गया है मान लो ए, और ये मुझे कोई स्थान दे रखा है मान लो बी, ठीक है। अपन बिल्कुल परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप इसको समझते जाना। मैंने लिखा किसी दिए गए स्थान पर, तो मान लो मुझे दिया गया स्थान ए है या मुझे दिए गए स्थान बी है, पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या जैव। अब देखो ये मुझे कोई दिया गया स्थान ए है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये कुछ जो है यहाँ पे क्या है, बकरी है, यानी कि प्लस का सिंबल जो मैंने दर्शाया वो बकरी को दर्शा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ भेड़ है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भेड़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखना है, मतलब इसके अंदर जो है वो 3 प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, वही इसके अंदर भेड़ बकरी कुत्ता वही है, ठीक है। और अब देखिए ये यहाँ पे आपको कितनी चीजें दिख रही हैं? 2 क्षेत्रफल हमें दिख रहे हैं सर, एक क्षेत्रफल ए है, एक क्षेत्रफल बी है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, दिमाग में लगाइए जरा। क्या सर? देखो इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर सर जीवों की संख्या ज्यादा है। आप देख लीजिए जीवों की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है। इसमें जीवों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे कितने जीव अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे जीवों की संख्या 5 है, जबकि यहाँ पे जीवों की संख्या 11 है। तो यहाँ पे जीवों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया विभिन्न जीवों की संख्या, अलग अलग प्रकार के जीव, डिफरेंट टाइप की वैरायटी, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव इसके अंदर ज्यादा है। इसके अंदर देखिए 1 प्रकार का जीव, 2 प्रकार का जीव और 3 प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। इसमें कितने प्रकार के जीव हैं? 3 प्रकार के जीव हैं। भले ही जीवों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन जीव कितने हैं? 3 ही प्रकार के जीव हैं। यहाँ पे भले ही जीवों की संख्या कम हो, लेकिन 4 प्रकार के जीव हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पे कितने प्रकार के जीव हैं? 4 प्रकार के जीव हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं भाई, कि यहाँ पर विभिन्न जीवों की संख्या ज्यादा है। क्या है? विभिन्न जीवों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, विभिन्न जीवों की संख्या ज्यादा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया? सर क्षेत्रफल ए जो आपने दिया वहां पर जीवों की संख्या ज्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल बी जो आपने दिया उसमें विभिन्न जीवों की संख्या ज्यादा है। और जैव विविधता किस पर डिपेंड करती है? जैव विविधता डिपेंड करती है विभिन्न जीवों की संख्या। परिभाषा ध्यान से पढ़िए, किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब एक सवाल मेरा आपसे, इन दोनों में से जैव विविधता किसकी ज्यादा है? क्षेत्रफल ए की या बी की? बताइए किसकी जैव विविधता ज्यादा है? ऑब्वियसली जैव विविधता बी की ज्यादा है। बी की जैव विविधता क्या है? यहाँ पे ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है ये चीज आप समझ गए, बी की जैव विविधता ज्यादा है। क्यों है बी की जैव विविधता ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जीवों की संख्या ज्यादा है। हमें यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीव कितने हैं,
हमें यहाँ पे इस चीज से फर्क पड़ता है कि विभिन्न प्रकार के जीव कितने हैं, वेरिएशन कितना है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, किसके अंदर, जीवों के अंदर। जीवों के अंदर जितना ज्यादा वेरिएशन दिखेगा, जितनी प्रकार की ज्यादा जातियां देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक आपके आसपास एक जंगल है जिसमें केवल और केवल जो है वो सारे के सारे गीदड़ है ना, उसके अंदर और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गीदड़ है, और सिर्फ उसके अंदर जो है वो सफेदे के वृक्ष है। और एक आपके पास में ही दूसरा जंगल है जिसमें खेजड़ी का वृक्ष, सफेदे का, नीम का, आम का, जामुन का, ये सारे वृक्ष हैं, और उसके अंदर लोमड़ी, कुत्ता, बकरी, भेड़, सारे जीव मिल रहे हैं। तो जैव विविधता ज्यादा किसकी होगी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव ज्यादा हैं। जीवों की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, जीवों की संख्या वहां पे करोड़ों हो जाए, लेकिन एक ही प्रकार के जीव है तो उसकी जैव विविधता ज्यादा नहीं हुई। लेकिन एक जहां पे 1 करोड़ जीव तो नहीं है, केवल 1000 एक जीव है, लेकिन उसके अंदर 30-40 प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, तो उसकी जैव विविधता ज्यादा होगी। समझ गए मतलब, जैव विविधता का बस एक ही दिमाग में रखना कि जितनी ज्यादा वेरिएशन, उस क्षेत्र की जैव विविधता उतनी ज्यादा। और भी सिंपल भाषा में, जितनी प्रकार की ज्यादा जातियां जातियां जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर उस क्षेत्रफल की बायोडायवर्सिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, इसकी परिभाषा और ये शब्द प्रचलन में कौन लाया, ये चीजें आपको यहां से समझनी है। लिख लो, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें मैंने अभी तक बताई, एक शब्द प्रचलन में कौन लाया और एक परिभाषा या जैव विविधता का मतलब क्या होता है। मिटा दो इसको, डन। चलो अब हम क्या देखेंगे, तीसरी चीज इसमें देखने जा रहे हैं, जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, 2 चीजें मैंने बताई, दोनों याद होनी चाहिए। जैव विविधता शब्द किसने दिया, एडवर्ड विल्सन ने। जैव विविधता होती क्या है, जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी यानी कि वेरिएशन इन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, 3 प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। एक यहां पे देखने को मिलेगी जीन लेवल पर, उसको हम कह देंगे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, ध्यान से सुनते जाना। एक हमें यहाँ पे जाति स्तर पर, स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलेगी, उसको अपन क्या कह देंगे, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। और एक हमें जो है वो इकोलॉजिकल लेवल पे देखने को मिलेगी, उसको हम कह देंगे इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, ये 3 प्रकार की बायोडायवर्सिटी होती है। एक अगर आपके जीन के स्तर पर बायोडायवर्सिटी देखने को मिले तो उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। जीन के स्तर पर अगर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है तो उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जाति के स्तर पर अगर जैव विविधता देखने को मिलती है तो उसको स्पीसीज बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना। अब देखो, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होती है, एक ही जाति में जीन स्तर पर पाए जाने वाली भिन्नता। जीन स्तर पर एक ही जाति में जीन स्तर पर पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक ही जाति में जीन स्तर पर पाई जाने वाली भिन्नता, उसको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यानी कि एक ही जाति के अंदर जीन के स्तर पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसको अपन यहाँ पे क्या कह देते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कह देते हैं। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे क्या कह देते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। सर एग्जांपल से समझिए, हमें समझ नहीं आया, समझिए। एक मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत में चावल की 50,000 किस्में हैं। भारत में चावल की 50,000 किस्में हैं। आम की लगभग 1,000 किस्में हैं। आम की भी कितनी है, लगभग आम की 1,000 किस्में हैं।
तो ये सारी किसके एग्जाम्पल है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के। जीन के स्तर पर विभिन्नता, यानी कि चावल का पौधा तो एक ही जाति का पौधा होता है, फिर चावल तो एक ही जाति है। अब उस चावल के अंदर भी हजारों वैरायटीज देखने को मिलती है। केवल भारत में चावल की 50,000 किस्में हैं। 50,000, सोचिए। और उसका रीजन क्या है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, यानी कि जीन के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया, एक नई किस्म का चावल बन गया। जीन के अंदर फिर से थोड़ा सा नया वेरिएशन आया, एक अलग प्रकार की जो है चावल की वैरायटी बन गई। यानी कि जीन लेवल पर अगर वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और इसके एग्जांपल याद रखना, भारत के अंदर चावल की 50,000 किस्में। आप खुद सोचिए कि चावल की 50,000 किस्में क्यों है? क्यों है चावल की 50,000 किस्में? क्योंकि उस जीन के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ और एक नई प्रकार की प्रजातियां बनती गई। यही रीजन है जिसकी वजह से। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक पौधा है जिसका नाम है राउलफिया वोमिटोरिया। राउलफिया वोमिटोरिया। इससे एक रसायन निकलता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, रिसरपाइन। रिसरपीन रसायन निकलता है। और ये जो रसायन निकलता है इस पौधे से, इसकी मात्रा व सांद्रता में बदलाव देखा जाता है। मात्रा व सांद्रता में भिन्नता देखने को मिलती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? 1, 2 और 3 एग्जाम्पल आपको किसमें ध्यान रखने हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। बताइए, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कंप्लीट समझ में आई? एक ही जाति के अंदर जीन के लेवल पर वेरिएशन होने की वजह से जेनेटिक बायोडायवर्सिटी उत्पन्न होती है। एग्जांपल चावल एक ही जाति है, उसके अंदर जीन के स्तर पर परिवर्तन हो गया, जैसे चावल की 50,000 किस्में बन गई, आम की 1,000 किस्में बन गई। और एक पौधा है राउलफिया वोमिटोरिया, नाम ध्यान से याद रखना, राउलफिया वोमिटोरिया। इससे केमिकल रिलीज होता है, एक रसायन स्रावित होता है जिसका नाम है रिसरपाइन। क्या नाम है? रिसरपाइन। ये जो केमिकल है, इस केमिकल की मात्रा किसी पौधे में तो ज्यादा उत्पन्न हो रही थी, किसी पौधे में कम उत्पन्न हो रही थी, किसी पौधे में ठीक ठाक उत्पन्न हो रही है। पौधा तो राउलफिया वोमिटोरिया का ही है, फिर ये इसकी मात्रा के अंदर परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है? फिर से रीजन वही है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। इसके अंदर जो जीन है एक पौधे के अंदर, वो थोड़ा अच्छा होगा तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में केमिकल रिलीज हो रहा होगा, किसी के अंदर थोड़ा कमजोर है, कम मात्रा में केमिकल रिलीज हो रहा होगा। तो इन सभी का एक ही कारण है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। इसका सबका क्या कारण है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। सर इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी क्या होती है? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कुछ भी नहीं है, इकोसिस्टम जितना अच्छा होगा उसकी बायोडायवर्सिटी उतनी ही अच्छी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो वहां पे हर प्रकार की जो है वो आपको प्रजाति वेराइटीज देखने को मिलेगी, हर प्रकार की स्पीसीज, जीव जंतु, पेड़ पौधे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपन बात करें डेजर्ट की या डीप सी की, तो वहां पर इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे बायोडायवर्सिटी भी कम हो जाएगी। तो यही चीज अपन को लिखनी है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इसकी तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, बायोडायवर्सिटी इसकी ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, यानी कि रेगिस्तान की, या मैं बात करूं डीप सी, गहरे समुद्र की, तो यहाँ पे इसकी बायोडायवर्सिटी क्या होती है? कम होती है। इसकी बायोडायवर्सिटी कम होती है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी बायोडायवर्सिटी को आपको समझना है। कुछ तो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक इकोसिस्टम है, तो इसकी तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे कि डेजर्ट और डीप सी, ये जो इकोसिस्टम है, इनकी बायोडायवर्सिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी क्या होती है, और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी क्या होती है। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के अंदर भी एक एग्जांपल आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं कि पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में, पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक उभयचर, उभयचर का मतलब समझते हैं? एम्फीबियंस, अधिक उभयचर पाए जाते हैं। ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बायोडायवर्सिटी है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए। सबसे पहले आपने पढ़ा बायोडायवर्सिटी का शब्द किसने दिया, बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रचलन में कौन लाए? एडवर्ड विल्सन।
बायोडायवर्सिटी होती क्या है, किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या क्या कहलाती है, जैव विविधता। यानी कि वेरिएशन जितनी ज्यादा देखने को मिलेगी उसकी बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर मैंने कहा बायोडायवर्सिटी तीन प्रकार की होती है, एक जेनेटिक लेवल की, यानी कि एक ही जाति में जीन के स्तर पर जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि चावल की 50,000 किस्में, आम की 1,000 किस्में, राउलफ या वोमिटोरिया से स्रावित होने वाले केमिकल रिसरपाइन की मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, जीन की वजह से हो रही है, एक ही जाति में हो रही है, ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी जाति लेवल पर, यानी कि यहाँ पे एक ही जाति की बात हो रही थी, यहाँ पे दो अलग अलग जातियों की बात यहाँ पे हो जाएगी। और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, यानी कि कोई इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा है, सारी कंडीशन वहां पे जो है वो एनवायरनमेंट पूरा उसको फेवर में है, सपोर्ट में है, तो वहां की बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे कम है वहां पे बायोडायवर्सिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की बायोडायवर्सिटी होती है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। ठीक है, ये जैव विविधता के प्रकार हमने पढ़ लिए, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको चल, अब हम पढ़ेंगे विश्व की जैव विविधता। अब हम क्या पढ़ेंगे, विश्व की जैव विविधता। अगली जो हेडिंग है अपन लगाएंगे विश्व की जैव विविधता। तीन चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, तीनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। एडवर्ड विल्सन, दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे विश्व की जैव विविधता। विश्व की जैव विविधता, देखो एक शाखा जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं IUCN, IUCN, IUCN। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल, ये तो था यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN की फुल फॉर्म है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है IUCN की फुल फॉर्म क्या है, याद होनी चाहिए। IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार धरती पर, IUCN के अनुसार धरती पर 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन जीव खोजे जा चुके। ठीक है, तो कितने जीव खोजे जा चुके हैं, 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख जीव जो है वो खोजे जा चुके हैं। किसके अनुसार, IUCN के अनुसार धरती पर 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन जीव खोजे जा चुके हैं। इसमें क्या है, इनमें से 70% तो क्या है, पादप है, व 22%, सॉरी 70% जंतु व 22% क्या है यहाँ पे, पादप। ठीक है, यह विश्व की जैव विविधता के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई IUCN ने बताया कि इस धरती पर 1.5 मिलियन जीव खोजे जा चुके हैं, जिसमें 70% जंतु और 22% पादप हैं। ये जो 70% जंतु है ना, इनमें भी 70% क्या है, इनमें भी 70% इंसेक्ट है, 70% इंसेक्ट है।
यानी कि 70% जो जंतु खोजे गए उनमें 70% इंसेक्ट है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप अपना क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया। कीड़े मकोड़ों का ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, ये तो बात हुई IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे के अनुसार जो विश्व है उसकी जैव विविधता 7 मिलियन है। अनुसार विश्व की जैव विविधता, विश्व की जैव विविधता कितनी है, 7 मिलियन। भाई IUCN ने तो कहा कि इतने जीव खोजे जा चुके हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे जीव खोज लिए, है ना। अभी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको वैज्ञानिकों ने खोजा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कभी। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट कहते हैं कि इस धरती की, विश्व की लगभग जैव विविधता 7 मिलियन 70 लाख है, लेकिन खोजे कितने गए अभी तक, 1.5 मिलियन। बाकी के सारे खोजने अभी, इतने सारे जीव तो हमने अभी तक खोजे ही नहीं, 1.5 पे ही पहुंचे हम तो। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार इसकी जैव विविधता 7 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये सारी बातें नोट करो, ये विश्व की जैव विविधता में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस पे कितनी बातें याद रखोगे, पहली चीज IUCN की फुल फॉर्म, ठीक है साहब याद रखिए। IUCN के अनुसार कितने जीव खोजे जा चुके हैं, 1.5, जिनमें 70% क्या है, जंतु, और 22% पादप। 70% जंतुओं में भी सबसे ज्यादा क्या है, 70% इंसेक्ट है। ठीक है, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व की जैव विविधता 7 मिलियन है। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ इसको। अब थोड़ा सा एक पाई चार्ट अपन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले अपन देखो एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स। अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट कैसा आएगा, तो देखिए यहां पे आपको क्या करना है, 50% तो यहाँ पे है फिश। ठीक है, वर्टिब्रेट में तो यही आते हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज, मैमेलिया, यही आते हैं वर्टिब्रेट में। चलो 50% तो मछलियां हैं, बाकी में आपको सारे बॉन्ड हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। देखो ये एम्फीबियंस हो गया, ये आपका रेप्टाइल्स हो गया, ये आपका एबीज, ये आपके मैमेलिया। ये थोड़ा सा डायग्राम आपको दिमाग में रखना है कि 50% में तो फिश ही आ जाएगी, और बाकी के 50% में सारे के सारे जो टेट्रापोड्स हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमेलिया, ये सब कुछ आ जाएंगे इसमें। ठीक है, चलो इनवर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे, जितने भी नॉन कोडेट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी नॉन कोडेट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से नॉन कोडेट्स, सब में पढ़ी लगा होगा। देखो अब देखो इसके अंदर 70% तो क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये सबसे बड़ा संघ हो जाएगा दूसरा, मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद में इसके अंदर आ जाएगा क्रस्टेशियंस, और ये अदर आ जाएंगे, अदर्स, ये क्रस्टेशियंस हो जाएंगे, क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो ये इस प्रकार का पाई चार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। रख लोगे, रख लोगे। प्लांट का भी बना लेते हैं, प्लांट्स। प्लांट के अंदर ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, सीधा आपको क्या बनाना है, ये बनाया। इसके अंदर देखिए 1 2 3, ये जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा एक तो फंजाई हो जाएगा और एक एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एक तो कवक और एक यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो जाएंगे, बाकी वाले ध्यान नहीं रखने, बाकी सबके अंदर लगभग लगभग बराबर है, तो वो आपसे कोई नहीं पूछेगा।
ठीक है, मोसेस है, फर्न है, एल्गिए, लाइकेन है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अपन मान लेते हैं मोसेस, ये मान ले फर्न, ठीक है, ये हमने मान लिया लाइकेन, ये हमने मान लिया सेवाल, ये बाकी सारे आ जाएंगे, लेकिन मेन ये दो ध्यान रखना, फंजाई और एंजियो, ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये पाई चार्ट के बेसिस पे थोड़ा डाटा आपको याद रह जाएगा कि कौन से जंतु ज्यादा हैं, कौन से जंतु कम है। लेकिन मेन काम की बात अगर पूछे तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जंतु कौन है? फिश है। कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट है। कितना? 70%। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? मोलस्क हो जाएगा। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? तो एक तो कवक और एक एंजियोस्पर्म, फंजाई और एंजियोस्पर्म, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लिख लो इसको, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत की जैव विविधता। बेटा तो इसको विश्व की जैव विविधता पढ़ लिया हमने। विश्व की जैव विविधता में क्या क्या देगा? सबसे पहले IUCN के अनुसार विश्व की जैव विविधता कितनी है? 1.5 मिलियन। लेकिन रोबोट में क्या कहते हैं कितनी है? 7 मिलियन है। ठीक है साहब, उसके बाद में हमने पाई चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें समझी। अब हम देखेंगे भारत की जैव विविधता। हेडिंग लगाएंगे भारत की जैव विविधता। भारत की जैव विविधता, इसमें क्या याद रखना है? देखो, भारत जो है ना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% भाग घेरता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो विश्व का मान लो 100% क्षेत्रफल है, तो उसमें से भारत अपना योगदान 2.4% देता है। लेकिन जैव विविधता के अंदर भारत का योगदान 8.1% है। जैव विविधता में भारत का योगदान कितना है? 8.1% है। ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है कि विश्व के अंदर कुल क्षेत्रफल के अंदर भारत का योगदान 2.4% है, लेकिन जैव विविधता में योगदान 8.1% है। विश्व के जो 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें भी भारत का एक स्थान है, और भारत का नंबर कौन सा है? 8वां है। उसके अलावा भारत की जैव विविधता के बारे में बात करूं तो भारत में लगभग 45,000 किस्म के पादप हैं, और उससे दुगुने जंतु हैं, और 1300 प्रकार की बर्ड्स की प्रजातियां हैं। ये मोटा मोटी आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है। देखो, इस चैप्टर में समझने वाला कुछ है ही नहीं। जितनी बातें मैं आपको बताऊं उनको आपने कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है। समझने वाली बहुत कम चीजें। ठीक है, बस लिखते जाओ, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो समझते जाओ। पहले आपको लिखना है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल में 2.4% भाग लेता है, लेकिन जैव विविधता में भारत का योगदान, जैव विविधता में भारत का योगदान 8.1% है। ये सबसे मेन बात है कि भाई क्षेत्रफल तो 2.4%, लेकिन योगदान जैव विविधता में देखिए 8.1% भाग जो है ये इसका होता है। ठीक है, अब कारण क्या है भाई इतनी ज्यादा जैव विविधता क्यों है? क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका रीजन क्या है? आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में तो केवल 2.4% है, लेकिन जैव विविधता में योगदान 8.1% है भारत का। रीजन क्या है? रीजन बस आपको एक ही देना है कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया तो वो तो हम आगे समझेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है उसके अंदर होने से इसकी जैव विविधता ज्यादा क्यों है। लेकिन एक बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ गए मेरी बात को? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसकी जैव विविधता ज्यादा होती है, ये हमें यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है। अब अपन आगे यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्यों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होती है ना। कारण भी समझेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होने के रीजन क्या है। लेकिन एक बात तो साफ पता चल रही है ना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता ज्यादा होगी। ठीक है साहब। दूसरी चीज ये है
कि भारत विश्व के 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 8वां स्थान रखता है। 8वां स्थान रखता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। भारत में लगभग 45,000 पादप वह इससे दुगुने जंतु हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, पक्षियों की प्रजातियां अगर आपसे पूछ ले, पक्षियों की प्रजातियां, ठीक है, तो लगभग ये 1300 के आसपास है। ठीक है, भारत में ये भारत की जैव विविधता के अंदर 3-4 जितने भी पॉइंट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं रख लोगे। इतनी सी चीजें आपको भारत की जैव विविधता में ध्यान में रखनी है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग, लेकिन जैव विविधता में योगदान 8.1%। रीजन है भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। अब अपन आगे बढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसको लिख लो, बैठा दो। चल अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायोडायवर्सिटी में कैसा पैटर्न देखने को दिखाई देता है। बायोडायवर्सिटी में कैसा पैटर्न दिखाई पड़ता है। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो, क्या धरती पर जीवों का वितरण एक समान होता है? सर समझे नहीं। क्या जहां पूरी धरती पर जीवों का वितरण एक समान, कहने का मतलब है कि हर जगह पर समान प्रकार से जीव वितरित होते हैं? नहीं, कहीं धरती का ऐसा क्षेत्रफल होगा जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव रहते होंगे, और कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर जीवों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। यानी कि धरती पर जीवों का वितरण एक समान नहीं होता है। जीवों का वितरण एक समान नहीं है, कहीं पे जीव ज्यादा है, कहीं पे जीवों की संख्या कम है, तो कहीं पे जीव बिल्कुल ही अनुपस्थित है। ये प्रकार का एक पैटर्न देखने को दिखाई मतलब अपन को देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन समझेंगे। पहले आपको ये लिखना है पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में कि धरती पर जीवों का वितरण एक समान नहीं होता। धरती पर जीवों का एक समान वितरण नहीं होता, एक समान वितरण नहीं होता है। ये मुख्यतः अल्टीट्यूड, हिंदी में इसको बोलते हैं तुंगता, अल्टीट्यूड व लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड व लैटिट्यूड पर निर्भर करता है। लैटिट्यूड हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, अल्टीट्यूड व लैटिट्यूड पर निर्भर करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अल्टीट्यूड बढ़ता है तो बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। और अगर लैटिट्यूड बढ़ता है यानी कि अक्षांश बढ़ता है तो भी बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी, यानी कि चाहे अल्टीट्यूड बढ़ो, चाहे लैटिट्यूड बढ़ो, चाहे अक्षांश बढ़ो, चाहे तुंगता बढ़ो, दोनों ही केस में बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने लैटिट्यूड वाले समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारी संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण धरती है, ठीक है, ये पूरा विश्व है, और यहाँ पे ये लाइन जो गुजर रही है, ये जो लाइन गुजर रही है, इसको अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र देखने को मिलता है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
इससे जस्ट ऊपर वाला ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव या ध्रुवीय क्षेत्र पोल। तो ये भी आपका शीतोष्ण और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है। लैटिट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है सर। और लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा तो बायोडायवर्सिटी घटनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी घटनी चाहिए, बिल्कुल घटेगी। यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा और ध्रुवीय क्षेत्र की जैव विविधता कम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से हमने कंसेप्ट पहले पढ़ लिया कि लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा तो बायोडायवर्सिटी घटेगी, यानी कि ऊपर जाने पर लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो बायोडायवर्सिटी ऊपर जाने पर घटनी चाहिए, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी सबसे कम होनी चाहिए। ये कैसे पता चला, इस कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि लैटिट्यूड बढ़ रहा है बायोडायवर्सिटी घटेगी, मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पोल एरिया है, वहां की बायोडायवर्सिटी सबसे कम हो जाएगी और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसकी जैव विविधता सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये चीज अपन को यहाँ पे समझनी है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसकी जैव विविधता सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या समझ आया कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है या पोल जो है, ध्रुवीय क्षेत्र या पोल, इसकी जैव विविधता कम होती है, इसकी जैव विविधता कम होती है। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसकी जैव विविधता ज्यादा होती है, इसकी जैव विविधता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे चीज हमें देखने को मिली कि जो ध्रुवीय है, पोल एरिया है, वहां पे बायोडायवर्सिटी कम होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार का पैटर्न हमें दिखाई दिया कि नहीं दिया, बताओ। जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी के अंदर कमी देखने को मिलती है ना, तो ये एक पैटर्न दिखाई देता है। अब हमें फिर से वही बात अटकी, फिर से कि सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा तो होती है, लेकिन आपने कारण तो बताया ही नहीं कि क्यों ज्यादा होती है उष्ण कटिबंधीय। तो अब अपन वही चीज देखने जा रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होने के रीजन क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से यहाँ की जैव विविधता उच्च होती है, वो अपन देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको लिख लो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी को, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी को लिख लो, चाहे अल्टीट्यूड बढ़े चाहे लैटिट्यूड बढ़े, दोनों ही केस में बायोडायवर्सिटी कम होगी। और ये डायग्राम से आप सबको समझ जाएंगे। इंग्लिश में इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहते हैं, ये हो जाएगा ट्रॉपिक्स, इसको बोलते हैं टेम्परेट, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, टेम्परेट, ठीक है। मिटा दूं, चलो अब आप हेडिंग लगाएंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होने के कारण, है ना। अभी तक हमने देखा कि भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होती है, तो रीजन क्या है, दो तीन कारण है, वो अपन समझेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होने का कारण, ज्यादा होने के कारण कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होती है, वो अपन देख ले। सबसे पहला जो क्षेत्र है, सॉरी कारण है कि इसकी जैव विविधता ज्यादा होती है, पहला कारण ये है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, वो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं। नहीं समझे, लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मौसमी बदलाव होते हैं वो पूर्व अनुमानित होते हैं, इतने ज्यादा बदलाव नहीं होते यहाँ पे। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे कभी भी हिमनदन हो सकता है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है, कभी भी ग्लेशियर पिघल सकते हैं। तो वहां पे जो वनस्पति बन रही है उसको बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो जैसे ही बनी उसके ऊपर हिमनदन हो गया, पूरी की पूरी वो वनस्पतियां खत्म वहां से, तो नई प्रजातियों को बनने का समय बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। जबकि ये जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कई लंबे समय तक जो है वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, और अनडिस्टर्ब रहने की वजह से जो नई नई प्रजातियां हैं उनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है, नई नई प्रकार की प्रजातियां बनती रहती हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं,
जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कभी भी हिमनदन हो सकता है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से जो नई प्रजातियां उनको बनने का समय नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है और उसकी वजह से उत्पादकता भी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण और उसकी वजह से उसकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता क्या होती है, ज्यादा होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, अनडिस्टर्ब रहते हैं, मतलब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जिससे नई नई जातियों को बनने में एक पर्याप्त समय मिल जाता है, एक पर्याप्त समय मिल जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कभी भी हिमनदन हो सकता है, जिससे बनने वाली नई जातियों जातियां नष्ट हो जाती है। तो पहला कारण तो ये है, ठीक है, पहला कारण तो अनडिस्टर्बेंस वाला हो गया। दूसरा कारण यहां पे क्या हो जाएगा, अधिक प्रकाश तीव्रता, अधिक प्रकाश तीव्रता होने से प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, जिससे इसकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है। ठीक है, किसकी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। ठीक है बच्चों। तीसरा बात, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूर्व अनुमानित मौसमी बदलाव होते हैं, पूर्व अनुमानित मौसमी बदलाव होते हैं, मतलब अचानक से कुछ नहीं होता, पूर्व अनुमानित मौसमी बदलाव होते हैं। ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। समझ गए मेरी बातों को? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करिए, अपने दिमाग में लाइए। सबसे पहले जैव विविधता शब्द कौन लाया प्रचलन में, एडवर्ड विल्सन। जैव विविधता होती क्या है, किसी दिए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या जैव विविधता है। जैव विविधता कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जेनेटिक लेवल की, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, एग्जांपल में चावल की 50,000 किस्में, आम की 1,000 किस्में, राउलफिया वोमिटोरिया से रिसरपाइन केमिकल रिलीज होता है, उसकी मात्रा और सांद्रता में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर स्पीसीज बायोडायवर्सिटी जाति के स्तर पर, और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी यानी कि इकोसिस्टम जितना अच्छा बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी ज्यादा, डेजर्ट की बायोडायवर्सिटी कम होती है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि जो बायोडायवर्सिटी है वो विश्व की जैव विविधता IUCN के अनुसार 1.5 मिलियन, रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन। उसके बाद में भारत की जैव विविधता कुल क्षेत्रफल में योगदान 2.4% है, लेकिन जैव विविधता 8.1% योगदान रखता है। 12 मेगा डायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 8वां स्थान रखता है। जैव विविधता ज्यादा होने का रीजन क्या है, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, मतलब आता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। क्यों होती है, रीजन बताओ सर। रीजन ये रहे आपके सामने कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगातार लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, जिससे नई जातियों को बनने का एक पर्याप्त टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय में कभी भी हिमनदन हो जाता है, जिसकी वजह से जो नई जातियां बन रही होती है वो विलुप्त हो जाती है।
दूसरी बात, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता भी ज्यादा पड़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। बायोडायवर्सिटी पैटर्न क्या होता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है या जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, दोनों ही केस में बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। ट्रॉपिक्स जो होते हैं उसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि इसकी पोल की सबसे कम बायोडायवर्सिटी होती है। समझ गए? इतनी सारी बातें हमने यहाँ तक पढ़ी, इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आप लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बता दो इसको। चलो, अगला टॉपिक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया, जाति क्षेत्रफल संबंध। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जाति क्षेत्रफल संबंधता। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब, ये सबसे पहले तो ये किसने दिया? एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। स्पीसीज एरिया के बीच में जो रिलेशन है वो किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे जातीय प्रचुरता भी बढ़ती है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे जातीय प्रचुरता भी बढ़ती है, लेकिन एक विशेष सीमा तक। नहीं समझ आया? जैसे आप कोई जंगल में जा रहे हैं, जंगल में आप जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे अपना क्षेत्रफल बढ़ाएं, तो आपको अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। आप जैसे कि 100 मीटर आगे गए तो आपको एक कुत्ता देखने को मिला, और 100 मीटर आगे गए तो आपको एक बिल्ली देखने को मिली, और 100 मीटर आगे गए एक लोमड़ी देखने को मिली, एक बंदर देखने को मिला, है ना? तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हैं, तो वहां पे जातीय प्रचुरता यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक विशेष सीमा तक। ऐसा क्यों कहा? मान लो आप अब बहुत दूर चले गए, 5 किलोमीटर आगे चले गए, तो भाई जितने जीव उस जंगल के अंदर थे वो सारे आपको दिख गए। अब आप 5 किलोमीटर से आगे जाओगे ना, तो उसके बाद वही जीव रिपीट होंगे, यानी कि जो कुत्ता पहले आपको दिखा फिर से वो कुत्ता आ जाएगा, जो पहले बिल्ली दिखी वो फिर से बिल्ली दिख जाएगी। यानी कि एक विशेष सीमा को पार करने के पश्चात जातीय प्रचुरता नहीं बढ़ती, लेकिन उससे पहले जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे जातीय प्रचुरता भी बढ़ती है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है, एक विशेष सीमा तक, एक विशेष सीमा तक जातीय प्रचुरता भी बढ़ती है। एक विशेष सीमा तक क्या होती है? जातीय प्रचुरता भी बढ़ती है। ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एक ग्राफ भी बनाया। ग्राफ किस किस के मध्य बनाया? एक तो जातीय प्रचुरता, जातीय प्रचुरता, और एक इन्होंने क्षेत्रफल के बीच में ग्राफ बनाया। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेंगे जातीय प्रचुरता बढ़ेगी, फिर ये इसके अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ आता है इसमें, और इसका अगर आप लोग लेंगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ आ जाएगा। ये लोग स्केल पे ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। इक्वेशन क्या दी इन्होंने? इक्वेशन दी S इज इक्वल टू CAZ। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, S इज इक्वल टू CA की पावर Z। ठीक है, रख लो भैया। अब S क्या है? S वही जातीय प्रचुरता है। S क्या है? जातीय प्रचुरता। A यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल। मेन है Z। देखो Z क्या होता है? Z क्या होता है? छोटे क्षेत्र है, जैसे कि छोटे क्षेत्र,
तो छोटे क्षेत्रों में क्या होगा, जातीय प्रचुरता कम होगी। छोटे क्षेत्रों के अंदर जी भी ऑब्वियसली बातें कम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जेड का मान भी कम होता है। और बड़े क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो बड़े क्षेत्रों के लिए जेड का मान ज्यादा होता है। बड़े क्षेत्रों में जेड का मान ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जातीय प्रचुरता भी अधिक होगी, और जातीय प्रचुरता अधिक होने पर जेड का मान भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये जेड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में दिया किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहते क्या है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ते हैं वैसे वैसे जातीय प्रचुरता भी बढ़ती जाती है। ग्राफ आपको ये ध्यान रखना, जातीय प्रचुरता और क्षेत्रफल के बीच में कैसा ग्राफ मिलता है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। और इक्वेशन याद रखना, s = c(a)z। ठीक है, s = c(a)z, ये आपको ध्यान रखना। रख लो कितनी बातें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताओ इसको। चलो, अब आप हेडिंग लगाएंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में हानि। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता हानि। जैव विविधता में हानि। जैव विविधता में हानि। देखो, जैव विविधता में हानि कैसे हो रही है, कितने प्रकार के जीव, कितने प्रकार के जंतु, कितने प्रकार के पादप नष्ट होते जा रहे हैं, इस धरती से समाप्त होते जा रहे हैं। मतलब कई सारे ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, देखने को भी नहीं मिलते। तो ये सारे जो विलुप्त हो रहे हैं ये क्या है, जैव विविधता की हानि तो है। अब जैसे कि कुछ अपन बात करें, जैसे कि हाल ही में जो विलुप्त हुए जंतु हैं, पौधे हैं, उनकी अपन बात करें, एग्जाम में सवाल भी आता है यहां से कि हाल ही में विलुप्त होने वाले जीव, हाल ही में विलुप्त होने वाले जीव, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है ये मॉरिशस से, मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस से डोडो पक्षी। ठीक है, एक स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ, ये रसिया से। ठीक है, स्टेलर सी काउ कहां से विलुप्त हो गई, रसिया से। ठीक है, एक थाइलेसाइन, थाइलेसाइन, ये कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और एक आपका अफ्रीका से कुग्गो। ठीक है, कुग्गा, ये कहां से विलुप्त हो गया, अफ्रीका से। और एक टाइगर की 3 सब स्पीसीज है, टाइगर की 3 सब स्पीसीज, बेली, जवान और कैस्टन, ये 3 टाइगर की सब स्पीसीज, ये सारे के सारे वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, मतलब इस धरती पर है ही नहीं। ये जितनी भी प्रजातियां मैंने लिखी ये धरती पर खत्म हो चुकी है। और इसका रीजन क्या है वो भी अपन देखने हैं कि बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है क्यों है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि बायोडायवर्सिटी लॉस में कौन कौन से जीव हमने इस धरती से विलुप्त कर दिए। डोडो पक्षी मॉरिशस से, स्टेलर सी काऊ रसिया से, थाइलेसाइन ऑस्ट्रेलिया से, कुग्गा पक्षी अफ्रीका से, और टाइगर की 3 सब स्पीसीज बेली, जवान और कैस्पेन, ये जीव दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये जीव दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब जैव विविधता में हानि के अंदर सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जैव विविधता में हानि के कारण क्या है। ये लिख लिया होगा, लिख लो।
जैव विविधता में हानि के कारण क्या है, क्यों हो रही है जैव विविधता में कमी? सबसे पहले देखो, जैव विविधता में हानि के 3 कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारणों की वजह से जैव विविधता में हानि के कारण अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता में हानि हो रही है। पहला है प्राकृतिक कारणों की वजह से, प्राकृतिक कारणों की वजह से, है ना, यानी कि भाई प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा हुआ जिससे जैव विविधता नष्ट होगी, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया, तो ये प्रकृति के द्वारा हो रहा, हम उसमें कुछ नहीं करते। दूसरा हो रहा है मानव जनित क्रिया विधियों से, मानव जनित क्रिया विधियों से, मानव जनित क्रियाकलापों से, यानी कि हमारी वजह से जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, तो एक दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण है मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। ये क्या होता है? मास एक्सटिंक्शन यानी कि पूरी धरती एक साथ उथल पुथल होना, एक बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता को नष्ट पहुंचाना, यानी कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि पूरी जैव विविधता इस धरती की समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप मारवाड़ी भाषा में अगर कहवा नहीं, पृथ्वी पलट हो जाए, ठीक है, पूरी की पूरी धरती उथल पुथल हो जाएगी। इसमें 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, अब छठा आएगा। और ये छठा मास एक्सटिंक्शन है, ये पिछले मास एक्सटिंक्शन से 1000 गुना ज्यादा प्रबल होगा, इतना खतरनाक होगा। तो ये मास एक्सटिंक्शन होता है ना, इसकी वजह से भी आपका क्या होता है, पैदा होता है। अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये लिख लो, अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं, किसके? मास एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड आ चुके हैं, छठा आने वाला, संभल के रहना, छठा आने वाला है। और ये पिछले मास एक्सटेंशन से पिछले मास एक्सटेंशन से 100 से 1000 गुना, 100 से 1000 गुना ज्यादा घातक होगा। 1-2 गुना भी नहीं है, सीधा 1000 गुना, इतना ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता में हानि हो रही है। ये तो आपको ही पता है, या तो मानव जनित क्रिया विधियों के द्वारा होगी, या कोई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, या फिर तीसरा कारण है मास एक्सटिंक्शन। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में हानि देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब मानव जनित क्रियाकलाप कौन से हो सकते हैं भाई? आवास के अंदर कमी देखने को मिल गई, ठीक है, अति दोहन हो गया, तो उन चीजों को अपन पढ़ लेते हैं, या फिर बाहरी प्रजातियों का आक्रमण हो गया। ये कुछ और कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता में हानि होती है। इसको लिख लो आप, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बढ़ा दो, चलो अब देखो, पहला आप हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता में कमी के कारण में आवास में कमी, आवास में कमी। पहला कारण क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट। पहला है आवास में कमी, आवास में कमी, लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो आवास में कमी, ये सबसे मुख्य कारण है, ये सबसे मुख्य कारण है। आपसे पूछ ले जैव विविधता में कमी का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? जैव विविधता में कमी का सबसे मुख्य कारण है आवास में कमी। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। आप सबने नाम सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। पहले ये धरती का 14% क्षेत्रफल घेरते थे, पहले धरती का 14% एरिया कवर करते थे, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6% भाग है, 6% भाग पर बचे। क्यों? क्योंकि बाकी का वहां के जो लोग हैं उन्होंने काट दिया, है ना, लालची हो गए, खेती करना शुरू कर दिया, काटते गए, खेती करते गए, काटते गए, खेती करते गए, यानी कि इतना जंगल इन्होंने काट दिया।
14% भाग पर ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट था टोटल धरती के। भारत केवल 2.4% भाग पे है धरती के, ये 14% भाग पे था। और सोचो 6% भाग बचा हुआ है अभी, यानी कि कितना काट दिया, 8% भाग, 8% भाग, यानी कि लगभग लगभग आप ये मान के चलो 2.4% भाग भारत है, तो 4-5 भारत के जितना वन काट दिया। तो फिर अगर ये सोचो इतने बड़े एरिया में कितने जीव जंतु थे, कितने पेड़ पौधे थे, वो कहाँ गए, उनका आवास ही खत्म कर दिया आपने। तो ये सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता में कि आपने उनके आवास ही खत्म कर दिए। अब वो रहेंगे कहाँ, रहने की जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है खत्म तो जैव विविधता में कमी तो होनी है। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये 20% O2 प्रदान करते हैं। कुल जो ऑक्सीजन है ना, कुल ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन केवल अमेजोन वर्षावन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आवास में कमी आपको समझनी। दूसरा कारण है अति दोहन। अति दोहन यानी कि जरूरत से ज्यादा उपयोग करना। जरूरत से ज्यादा अगर आप उपयोग करेंगे तो उसको अति दोहन कहते हैं। आवश्यकता से अधिक उपयोग करना, व्यक्ति लालची हो जाना, चाहिए उसको 5 किलो, यूज कर रहा है 7 किलो, तो वो अति दोहन होता है। ठीक है, और अति दोहन की वजह से एक तो पैसेंजर पिजन, ठीक है, एक तो स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ, और एक पैसेंजर पिजन, ये दोनों खत्म होने के कारण अति दोहन है। इन दोनों के खत्म होने का कारण क्या है, सॉरी पैसेंजर क्या, मैसेंजर, सॉरी संदेश वाहक, मैसेंजर पिजन, ठीक है, और स्टेलर सी काउ, इनका खत्म होने का रीजन है अति दोहन। ठीक है, लिख लो इसको। कुछ और कारण अपन देखने जाएंगे, पहले दो लिखो, ये आवास में कमी और अति दोहन। फिर तीसरा कारण इसके अंदर आएगा विदेशी जातियों का आक्रमण। लिख दो इस, सॉरी मिटा दो। तीसरा जो जैव विविधता में कमी का कारण है वो है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण तीसरा कारण है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। क्यों भाई, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये जैव विविधता में कमी कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई विदेशी प्रजाति लाके छोड़ दे और वो जो है उन्होंने विनाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका तो कोई यहाँ पे प्रेडेटर है नहीं नेचुरल रूप से, बाहर से कोई जाति लाई तो उसको खाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो उसको तो कोई खाएगा नहीं, और वो हर किसी को खा खा के वहां पे नष्ट करती जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मछली लाई गई, एक मछली लाई गई नाइल पर्च, नाइल पर्च विदेशी मछली के आने से चिचिल्ड, चिचिल्ड नामक स्थानीय मछलियों की 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई, 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई, सबको खा गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार की नाइल पर्च क्या है, एक विदेशी प्रजाति है, उसकी वजह से 200 तरह की मछलियां यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, ये भी एक विदेशी प्रजाति है, पार्थेनियम यानी कि गाजर घास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लेंटाना कैमेरा, आइकोर्नियम, आइकोर्नियम जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, और अगर मैं बात करूं तो लेंटाना कैमेरा, लेंटाना कैमेरा, ये सारी की सारी विदेशी प्रजातियां हैं। ठीक है,
ये सारी की सारी विदेशी प्रजातियां हैं। और जैव विविधता में हानि का अगर कारण देखें तो चौथा कारण आप लिख सकते हैं सहविलोपन। सहविलोपन यानी कि ऐसे जीव जो साथ साथ रहते हैं उनमें से अगर कोई एक मर गया तो दूसरी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी, तो ये होता है सहविलोपन। ये चार प्रमुख कारण हैं जैव विविधता में हानि के। आवास में कमी, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सहविलोपन। याद रख लोगे, आवास में कमी, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सहविलोपन। पूछ ले इन चारों में से सबसे मुख्य कारण कौन सा है? आवास में कमी। याद क्या रखना है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहले 14% था, स्थानीय लोगों ने खेती के लिए काट दिया, अब 6% बचा है। 20% O2 कुल ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये कुल ऑक्सीजन का 20%, इसलिए इसे लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। फिर दूसरा अतिदोहन, अतिदोहन में मैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ जो है वो जरूरत से ज्यादा उपयोग करने की वजह से खत्म हो गई। फिर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जिसके अंदर चिचिल्ड नामक की 200 प्रजातियां नष्ट हो गई जब नाइल पर्च को लाकर के तालाब में डाला गया, एक विदेशी प्रजाति है। और अगर बात करूं आइकोर्निया, पार्थेनियम, इसके अलावा जो है वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे लेंटाना कैमारा, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी? विदेशी प्रजाति हो जाएगी। और चौथा यहाँ पे कारण हो जाएगा सहविलोपन। ठीक है, चौथा कारण क्या हो जाएगा? सहविलोपन। एक चीज ध्यान रखना, रेड डाटा बुक है ना, रेड डाटा बुक, ये कौन प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक, ये IUCN प्रकाशित करता है। IUCN अभी जो आपने देखा ना वही वाला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वही इसको प्रकाशित करता है। ठीक है, इस रेड डाटा बुक के अंदर 8 सूचियां होती है, 8 अलग अलग सूची होती है। मतलब कि एक सूची के अंदर जो विलुप्ति हो गए उनको डाल दिया, एक सूची के अंदर जो विलुप्त होने की कगार पर है, 2-4 बचे हुए तो उसको डाल दिया, एक ठीक ठाक लेवल पे उसको डाल दिया, एक बहुत ज्यादा में है मात्रा में उसको डाल दिया। तो इस प्रकार से 8 सूचियां इसके अंदर बनी होती है, IUCN इसको प्रकाशित करता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण। बेटा इसको IUCN को वर्तमान में WCU भी कहते हैं, WCU नया नाम है इसका, WCU लिख लो इसको। चलो अब हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता संरक्षण। इसमें दो चीजें हमें देखनी है बस, अब चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। जैव विविधता संरक्षण, दो चीजें इसमें अपन को देखनी है। एक तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, पहले अपन ये देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका क्यों क्लियर हो गया ना क्यों करना चाहिए तो आप कर लोगे, लेकिन आपका क्यों ही क्लियर नहीं है भाई, रीजन क्या है, हेडिंग लगाएंगे जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण क्यों करना चाहिए, पहला है क्यों करना चाहिए, लिखो। 3 कारण है जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके 3 कारण है। पहला है नेरो यूटिलिटी, नेरो यूटिलिटी यानी कि संकीर्ण उपयोगिता, हिंदी में बात करूं तो संकीर्ण उपयोगिता। 3 रीजन है जिसकी वजह से हमें बायोडायवर्सिटी संरक्षण करना चाहिए। नेरो यूटिलिटी, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटी, ब्रॉड यूटिलिटी हिंदी में बात करें तो व्यापक उपयोगिता, व्यापक उपयोगिता। और तीसरा है इथिक्स, तीसरा है इथिक्स। 3 कारण है, 3 कारण कौन से? नैरो यूटिलिटी, ब्रॉड यूटिलिटी और इथिक्स। चलो एक एक करके समझते हैं तीनों को। नैरो यूटिलिटी का ये कहना है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें इससे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, इमारत के लिए लकड़ी मिलती है, कई प्रकार की औषधियां मिलती हैं, वस्त्र जो हमारे हैं वो इससे बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इनसे ही प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ये तो हुई एक छोटी सोच, संकीर्ण उपयोगिता, नैरो यूटिलिटी यानी कि छोटी सोच, तुच्छ मानसिकता। एक होती है ब्रॉड यूटिलिटी कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है,
कहां से लाओगे ऑक्सीजन? अगर इस सारे पेड़ पौधे खत्म कर दिए, ऑक्सीजन कहां से लोगे? तुम भी मरोगे एक दिन, तो कर दो खत्म, एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो हमें इसलिए करना चाहिए इसका संरक्षण, ताकि हम भी जीवित रह सकें। यह है एक उच्च विचार, ऊंची सोच, कि अगर आपने जैव विविधता खत्म कर दी तो आप भी खत्म हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना एक नहीं। और फिर तीसरी चीज आती है इथिक्स। ये इथिक्स क्या कहता है? इथिक्स ये कहता है कि इस धरती पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, इस धरती पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, इस धरती पर तुम्हें जीने का जितना अधिकार है, तुम्हें जो कुछ करने का जितना अधिकार है, उतना अन्य जीवों को, अन्य पेड़ पौधों को भी है। ठीक है? तो ये मत समझिए कि धरती का संपूर्ण जितने संसाधन है वो मेरे हैं, सबको अपना बराबर हक है, सबको। तो इस वजह से भी हमें क्या करना चाहिए? इसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है? तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पहला है नैरो यूटिलिटी, और नैरो यूटिलिटी के अंदर हमने पढ़ लिया कि इससे हमें क्या मिलता है? वुड, लकड़ी, फ्रूट, ठीक है, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, तो एक ड्रग्स अपन को मिलती है क्विनोन। क्विनोन जो है ना, ये सिंकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है? और ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है, एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है? एक होती है टैक्सोल, ये टेक्सास पादप की छाल से प्राप्त होती है, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है? ब्रॉड यूटिलिटी क्या है? ये हमें ऑक्सीजन देता है, इससे पोलिनेशन, परागण होगा, अन्यथा परागण ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? और तीसरा है सौंदर्यात्मक आनंद, यानी कि प्रकृति का आनंद आप कहां से लोगे? अगर आपने जैव विविधता खत्म कर दी तो प्रकृति का आनंद आप कहां से लोगे? ले नहीं पाओगे। ये और इथिक्स क्या कहता है कि धरती पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, जितना तुम्हारा हक है उतना भी अन्य सभी लोगों का हक है, अन्य सभी जीव जंतु पेड़ पौधों का हक है। इसलिए जैव विविधता का नुकसान मत करो। ठीक है? ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अगला जो है वो जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना चाहिए? जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना चाहिए? लिख लो इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा चलो अब अगली हेडिंग लगाएंगे, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना चाहिए। क्यों हमने समझ लिया, कैसे समझ लेते हैं, कैसे करें? तो 2 तरीके हैं जैव विविधता को संरक्षण करने के, 2 तरीके हैं। एक है इनसाइट कंजर्वेशन, इनसाइट कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। दोनों का मतलब क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति जहां पर है वहीं पर उसको संरक्षित कर लो। ठीक है? प्राकृतिक आवास पर ही, प्राकृतिक आवास में ही, अर्थात अपनी जगह पर ही संरक्षित करना, अर्थात अपनी जगह पर ही संरक्षित करना। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? इसमें उसको अपने प्राकृतिक आवास से निकाल करके दूर कृत्रिम आवास में संरक्षित करना है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में संकटग्रस्त प्रजातियों को, ये करेंगे किसके साथ? केवल संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु है ये, संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके
प्राकृतिक आवास से निकालकर, प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास में संरक्षित करना, कृत्रिम आवास में संरक्षित करना। ठीक है बच्चों, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि स्वस्थानीय संरक्षण में वहीं पर जहां पर वो उपस्थित है वहीं पे उसको संरक्षित कर देना, और X2 में क्या होता है, वहां से निकाल करके कृत्रिम जगह पर हम संरक्षित करते हैं। और ये करते किसके लिए, X2 संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, अब अपन देखते हैं इनसाइट कंजर्वेशन कौन कौन से, फिर X2 कंजर्वेशन कौन कौन से। बता दो इसको, बता दो। चलो अब अपन देखते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन। अब अपन को एग्जांपल देखना है, इसके भी एग्जांपल देखने हैं, इसके भी एग्जांपल देखने हैं। आपके अगर जगह है तो आप इसके नीचे लिखते जाइए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक एक करके लिखता हूं। पहले मैं इन सिटू भी लिखाऊंगा फिर X2। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहेगा। पहला हेडिंग लगाएंगे या फिर इन सिटू कंजर्वेशन में लिखेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, इसके अंदर आप याद रखेंगे सैक्रीड ग्रूव, सैक्रीड ग्रूव। सर इसका मतलब पूज्य क्षेत्र, हमें नहीं समझ में आया। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, पूछते ही नहीं पूछते, बताओ राजस्थान में अरावली की पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट, इसकी पूजा करते हैं। वैसे वहां के जो लोग हैं ना वो इसकी पूजा करते हैं। तो एक तरीके से अगर इनकी पूजा हो रही है तो वो उसी अपने स्थान पर क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे भारत के अंदर देवी देवताओं का इतना आस्था है लोगों में कि अगर किसी क्षेत्र को पूज्य क्षेत्र बना दिया गया फिर वो उसको नष्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अनपढ़ हो जाए, फिर वो उस क्षेत्र को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक तरीका है कि किसी भी जैव विविधता को संरक्षण के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अरावली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर पश्चिमी घाट, मेघालय के अंदर जनता में खासी पर्वत, मेघालय में जनता व खासी पर्वत। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर सरगुजा, चंदा, बस्तर। एमपी में कौन कौन से हैं, सरगुजा, चंदा, बस्तर, ये पर्वत पूजे जाते हैं। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा सैक्रीड लेक, यानी कि झील को बचाने के लिए हमने उसको पूज्य क्षेत्र या पूज्य झील। तो ये राजस्थान के अंदर पुष्कर झील, पूजा करते ही नहीं करते पुष्कर झील, ये भी एक इसका एग्जांपल है, राजस्थान में पुष्कर झील। ये सारे के सारे इन सिटू कंजर्वेशन है, मतलब उसी के स्थान पर संरक्षित किया गया। अरावली को क्या आप अपने स्थान पे घर पे लेके आ गए, नहीं, वो अपनी जगह पर ही है लेकिन वहां पे उसको संरक्षित कर दिया, पूज्य क्षेत्र घोषित कर दिया। पुष्कर झील अपनी जगह पर ही है लेकिन वो उसको पूज्य क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे क्या हो रही है, संरक्षित हो रही है। ठीक है, तीसरा फिर इसके अंदर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व बताओ। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, ये समझिए आप, 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। उसके अंदर वाला ये हिस्सा जो है ना, इसको बोलते हैं बफर जोन, इसको बोल देते हैं बफर जोन। और सबसे अंदर वाला जो है ना, ये हो गया ट्रांजिशन जोन, और सबसे अंदर वाला ये हो जाएगा कोर जोन। ये 3 भाग होते हैं इसके अंदर, ट्रांजिशन सबसे बाहर वाला, फिर अंदर वाला बफर जोन, और सबसे अंदर वाला क्या हो जाएगा, कोर जोन हो जाएगा। सबसे अंदर वाला कोर जोन हो जाएगा। ट्रांजिशन जोन सबसे बाहरी,
सबसे बाहरी सीमित मानव गतिविधियां, सॉरी इसके अंदर कृषि व पशुचारण करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पर सीमित मानव गतिविधियां होगी, सीमित मानव गतिविधियां। सीमित मानव गतिविधियों का मतलब क्या हो, यहाँ पे स्टूडेंट जा सकते हैं घूमने के लिए, या फिर जो है यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, या फिर वैज्ञानिक जा सकते हैं कोई खोज वगैरह करने के लिए। तो केवल वो काम होगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप पशु चरवा सकते हैं। दूसरा जो लेयर होती है ना, दूसरा जोन, बफर जोन, इसमें सीमित मानव, यहाँ पे आराम से आप पशु चरा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं ट्रांजिशन जोन में जो सबसे भारी होता है, लेकिन बफर जोन में ऐसा नहीं कर सकते। और कोर जोन जो है ये सबसे आंतरिक होता है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकते। ठीक है, कोर जोन जो सबसे आंतरिक होता है ये हाईली प्रोटेक्टिव होता है, हाईली प्रोटेक्टिव, मतलब कोई मानवीय गतिविधियां यहाँ पे अलाउड नहीं होती, कोई मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं होती है। ठीक है, बेटा उसको बेटा चल, अभी इसी के एग्जांपल चल रहे हैं। एग्जांपल हमने 3 पढ़े अभी तक। अब हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इसका एग्जांपल है और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, चौथा ना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है विश्व में पहले 25 थे, विश्व में पहले कितने थे 25, अब कितने हो गए, अब 34 हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछ ले विश्व में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, तो पहले तो 25 थे, अब यहाँ पे 34 हो गए। और भारत के अंदर कितने हैं पूछ ले तो, भारत के अंदर कितने हैं पूछ ले तो, भारत में 4, भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भारत में 4 कौन कौन से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा बॉर्डर, इंडो बर्मा बॉर्डर और श्रीलंका। ये 4 भारत की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। विश्व के अंदर 34 है, भारत के अंदर 4 है, और चारों के नाम याद रखना इन चीजों। ठीक है, चारों के नाम याद रखना। और कौन से एग्जांपल है, और अगर बात करूं तो विल्ड लाइफ, विल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी इसका एग्जांपल है। छठा हो जाएगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये भी इसी का एग्जांपल है, नेशनल पार्क भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अब कुछ नेशनल पार्क के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक तो येलोस्टोन यूएसए में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पे है, यूएसए में। ये दुनिया का फर्स्ट है, दुनिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, दुनिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। एक आपको ध्यान रखना है गिर, गिर जो है ना वो गुजरात के अंदर है ना, ये किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लोइंग गिर, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। तो ये एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए, एशियाटिक लोयन यहाँ पे पाए जाते हैं। जिम कार्बेट कहां पे है, जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है, और ये भारत का फर्स्ट है। दुनिया का फर्स्ट वो हो गया, ये भारत का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, येलोस्टोन यूएसए और रॉयल सिडनी, रॉयल सिडनी, रॉयल नेशनल पार्क ये सिडनी के अंदर पड़ता है, रॉयल
नेशनल पार्क सिडनी, ये दोनों ही दुनिया के फर्स्ट है, ठीक है। और गिर गुजरात के अंदर एशियाटिक लोयन के लिए, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और ये भारत का फर्स्ट है, ठीक है। तो दुनिया के फर्स्ट ये वाले जो भारत का फर्स्ट जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, और गिर जो है वो किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है। और एक और एग्जांपल याद रख लो आप, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है गंटूर आंध्र प्रदेश में, गंटूर आंध्र प्रदेश में। और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दिख रहा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे, अभी तक जो भी मैंने बताए सारे के सारे एग्जांपल थे इन सिटू कंजर्वेशन के। अब अपन को पढ़ना है एक्स सिटू कंजर्वेशन, बेटा दो इसको, बेटा दो, बेटा दो। चलो अब अपन एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल देखेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, यहां से बहुत बार सवाल आता है, तो इसको ध्यान से याद रखना सारों को। एक्स सिटू कंजर्वेशन में सैक्रीड प्लांट, सैक्रीड प्लांट्स आ जाएगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपन पूजते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, रुद्राक्ष का पौधा, तो ये सारे के सारे सैक्रीड प्लांट है, तुलसी, रुद्राक्ष। अब इनको अपनी जगह पे थोड़ी संरक्षित करते हैं कि जहां पे तुलसी वहीं, अपन घर पे लाते हैं तो उसके प्राकृतिक आवास से निकल करके एक कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है, तुलसी का पौधा सब घर में लगा होता है, ठीक है। तो यही प्रकार का एक्स सिटू कंजर्वेशन है, तुलसी वगैरह रुद्राक्ष है ना, ये आपको ध्यान रखना। और अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, होम गार्डन, होम गार्डन क्या है, आप सबके घर के आगे एक छोटा सा बगीचा होता है, तो ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तीसरा अगर मैं बात करूं एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम ये भी क्या है, एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। और अगर मैं बात करूं तो जू, जू चिड़ियाघर जो होता है, या अपन इसको कह सकते हैं जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, और बॉटनिकल गार्डन। भाई चिड़ियाघर क्या होता है, चिड़ियाघर के अंदर अलग अलग जगहों से अपन कुछ जंतुओं को इकट्ठा करते हैं, पशुओं को, पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और वहां पे रखते हैं। क्या वो वहीं पे थे, नहीं, कहीं से ला करके वहां पे रखे, तो ये एक्स सिटू का एग्जांपल है। वैसे ही बॉटनिकल गार्डन के अंदर अलग अलग से जगहों से अपन पौधे लाके वहां पे इकट्ठा करते हैं, वो बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, ठीक है। एक इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये ध्यान रखना। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू का था, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी किसका एग्जांपल है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। और बताओ, और सीड बैंक, सीड बैंक, पोलन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ये 9 एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे एक्स सिटू के हैं, और इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है, इससे बाहर ऑप्शन में भी आपको नहीं दिखेगा। बस इतने याद रख लो, जितने एन सिटू के बताए 6-7 वो, और जितने एक्स सिटू के बताए वो आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक दो छोटी छोटी बातें वो मैं आपको बता दूं, फिर अपन इसको फिनिश करते हैं, फिर अपन इसको फिनिश करते हैं। बेटा दोस्तों चल, अब एक चीज आती है कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, स्थानिक प्रजातियां क्या होती है ना, ये ऐसे नोट करके लिख लेना, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, हिंदी में इसको शायद कहते हैं स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां क्या होती है, एंडेमिक स्पीसीज या स्थानीय प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां,
ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है, जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। मतलब एक विशेष क्षेत्र की विशेष प्रकार की जो स्पीसीज होती है, जैसे कि सेवण घास है, तो सेवण घास पश्चिमी राजस्थान में होती है। क्या वो हर जगह पे सेवण घास मिलती है? नहीं मिलती। वो एक अलग स्थान पे मिल रही है, उसका एक पर्टिकुलर स्थान है, वहां पे वो मिल रही है, तो वो एक वहां की स्थानीय प्रजाति हुई, उसको अपन कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज या स्थानीय प्रजातियां। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलो, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में। कहां पे होता है? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ब्राजील, रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राजील में, वहां पे 1992 के अंदर क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व सम्मेलन का हुआ, विश्व सम्मेलन, तो ये हुआ तो था 2002 के अंदर, और होता कहां पे है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। दोनों ही जैव विविधता संरक्षण के लिए हुए थे, दोनों ही जैव विविधता, ये जैव विविधता हानि को कम करने हेतु हुआ, ठीक है, तो ये जैव विविधता संरक्षण के लिए। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी सम्मेलन और विश्व सम्मेलन, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का पूरा चैप्टर, जितनी बातें इसमें समझनी थी वो हमने देख ली। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। एक बार फिर से बताऊं मैं सारी चीजें कि आपके दिमाग में आ गई, बता दो। सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया एडवर्ड विल्सन ने। परिभाषा क्या है? किसी दिए गए स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जीवों के अंदर वैरायटी जितनी ज्यादा, प्रजातियां जितनी ज्यादा, उसकी बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा भाई? विश्व की जैव विविधता, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अनुसार जो है ये आपकी 1.5 मिलियन, जिसमें 70% आपके जंतु, 22% पादप, और 70% जंतुओं में भी 70% क्या है? आपके इंसेक्ट है। ये आपके विश्व की जैव विविधता। भारत की जैव विविधता की बात करें तो भारत के अंदर जो है ध्यान रखना 2.4% भाग विश्व का घेरता है, लेकिन जैव विविधता में योगदान 8.1% है। रीजन क्या है? भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत 12 मेगा डायवर्सिटी हॉटस्पॉट में अपना 8वां स्थान रखता है। भारत के अंदर लगभग 45,000 पादप और इससे दुगुने जंतु मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा होने के रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगातार लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, जिससे नई जातियों को बनने का एक पर्याप्त समय मिलता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हिमनदन होते रहते हैं, जिससे नई जातियों के बनने का निर्माण का समय नहीं मिलता। दूसरी बात, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रकाश तीव्रता ज्यादा होने की वजह से इसकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या देखने को मिलता है कि चाहे अल्टीट्यूड बढ़ो चाहे लैटिट्यूड बढ़ो, दोनों ही केस में बायोडायवर्सिटी कम होती जाएगी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जैव विविधता सर्वाधिक होती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उसकी जैव विविधता कम देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आपने क्या देख लिया? पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी देख लिया। उसके बाद में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आता है, जिसके अंदर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये बताते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है जातीय प्रचुरता का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक इक्वेशन देते हैं, S = CA⁻Z। छोटे क्षेत्रों के लिए Z का मान कम, बड़े क्षेत्रों के लिए Z का मान अधिक होगा। ग्राफ जो है वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर यहाँ पे ग्राफ आता है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो जैव विविधता हानि में सबसे पहले तो कौन कौन से जीव हाल ही में विलुप्त हुए? डोडो मॉरिशस से, स्टेलर सिकाऊ रशिया से, थाईलेकाइन ऑस्ट्रेलिया से, कुग्गा जो है वो आपके अफ्रीका से, ये सारे के सारे विलुप्त हो गए। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि विलुप्त होने के कारण क्या है? मानव जनित क्रियाविधि, प्राकृतिक कारणों की वजह से, या फिर मास एक्सटिंक्शन की वजह से। 5 मास एक्सटिंक्शन एपिसोड आ चुके हैं, छठा आने वाला है जो 100 से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होगा।
अब देखो यहाँ पे मुख्य 4 कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता हानि होगी, जैव विविधता में कमी होती है। एक है आवास में कमी, यानी कि अगर जीवों का आपने आवास ही खत्म कर दिया तो जैव विविधता खत्म होनी है। तो ये इसका सबसे मुख्य कारण है लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास में कमी। एग्जांपल के तौर पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट आप ले सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 14% भाग पर थे, वर्तमान में केवल 6% भाग पर बचे हैं। स्थानीय लोगों ने खेती के लिए काट दिया। ये आपके 20% ऑक्सीजन, कुल ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं, इसलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अति दोहन, यानी कि जरूरत से ज्यादा उपयोग करना, जिसकी वजह से मैसेंजर पिजन और स्ट्रेट सिकाऊ खत्म हो गए। उसके बाद में आपका आ जाता है इसके अंदर अति दोहन के बाद में विदेशी जातियों का आक्रमण, जिसके अंदर नाइल पर्च है, पार्थेनियम या कांग्रेस या गाजर घास है, ठीक है, आइकोर्निया है, ये सारे के सारे आपके लेंटाना कैमेरा है, ये विदेशी प्रजातियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है सह विलोपन। ये 4 मुख्य कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, वो हमने आपको बता दिया। फिर बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन उसमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, 3 कारण है। नैरो यूटिलिटी, लकड़ी प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें इससे मिलती है। और ब्रॉड यूटिलिटी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम जीवित ही रहते हैं, ठीक है, पोलिनेशन के लिए आवश्यक होती है, सौंदर्यात्मक आनंद के लिए, ठीक है। तो ये सारी रीजन है। एथिक्स कहता है कि धरती पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं, बाकी सब जीवों का भी उतना ही अधिकार है, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। और फिर जैव विविधता का संरक्षण करें कैसे, तो 2 कारण है। एक इन सिटू यानी कि प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षित कर दो, और एक एक्स सिटू यानी कि प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम आवास में संरक्षित कर दो। फिर एग्जांपल आपको देखना है कि इन सिटू के अंदर क्या क्या है, सेक्रेड ग्रूव है, सेक्रेड लेक है, नेशनल पार्क है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारे इसके एग्जांपल। और अगर आप बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन की, तो जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, होम गार्डन, एक्वेरियम, ठीक है, रुद्राक्ष पीपल का पेड़, ये सारे के सारे जो आपके किसमें आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सारे के सारे एक्स सिटू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, एक विशेष क्षेत्रफल में पाई जाने वाली वहां की स्थानीय प्रजाति, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। विश्व सम्मेलन 2002 में। कहां पे हुआ, रियो डी जेनेरियो में, ये आपका जोहान्सबर्ग में। तो ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। लगभग मैंने पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर कर दी है, आप एक बार इसके बाद मिला सकते हैं। अगर 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, हालांकि मिलेंगे नहीं, मिलते हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसका बार बार जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहो। और भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन बता देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।